हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 29 के बारे में। इस सीरीज में जैसा कि आप लोगों को पता है, हम डेली 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस अप करते हैं और 10 के बेसिस पे हम 40 से 50 क्वेश्चंस बनाते हैं, जो कि एक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन की तरह होता है। तो दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज के पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा, आपको वहां से बहुत हेल्प मिलेगी। और साथ ही इन पार्ट्स को आप नोट डाउन भी जरूर करते हुए चलें, और जो भी मैं आपको एडिशनली जानकारियां बताता हूं प्रश्न से संबंधित, उनको आप जरूर नोट करें, क्योंकि प्रश्न से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है वो जानकारियां जो आपको बताई जा रही हैं। और यहां से आपका एक रिवीजन के तौर पर भी आप इसे ले सकते हैं। तो पहले कि अगर आपने 28 पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें आप दोस्तों जरूर देख लीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे सीरीज को, तभी ये सीरीज आगे चल पाएगी। तो आप लोगों के कमेंट्स बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आती है तो शेयर जरूर करें दोस्तों, लाइक जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें। और एक जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है उसका आंसर भी आप जरूर देने की कोशिश करें। तो और काफी सारे लोगों का एक क्वेश्चन है कि सर आप होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर नहीं बताते हैं। देखिए दोस्तों, वो मैं आपको एट लास्ट में कोई वीडियो बना के ना, जितने भी हमारे होमवर्क के प्रीवियसली क्वेश्चंस के आंसर है वो बता दूंगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं पार्ट 29 को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है पंडित श्री राम शर्मा जी ने, स्वामी श्रद्धानंद जी ने, स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने, या स्वामी रामानंद जी ने। तो भारत माता मंदिर सबसे पहले बात आती है कि कहाँ स्थित है। यह स्थित है दोस्तों हरिद्वार में। कितना मंजिला मंदिर है? तो दोस्तों ये 8 मंजिला मंदिर है। कहीं कहीं आप इसे 7 मंजिला मंदिर भी देखेंगे, एक ग्राउंड फ्लोर जोड़ के, फिर ये 8 मंजिला बन जाता है। ठीक है, और ये जो भारत माता मंदिर है यह किस रूप में बना हुआ है? वर्गाकार रूप में बना हुआ है। अब जो प्रश्न आपसे पूछा गया, भारत माता मंदिर हरिद्वार में है, ठीक हो गया, एक प्रश्न आपका ही हो गया। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि हम एक प्रश्न से कितने प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, भारत माता मंदिर की स्थापना किसने की, मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा। तो सबसे पहला प्रश्न यहां से क्या बन गया? भारत माता मंदिर कहां स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया कि किस रूप में निर्मित है? वर्गाकार रूप में निर्मित है। तीसरा प्रश्न यहां से ये बन गया दोस्तों कि कितने मंजिला है? 8 मंजिला है। चौथा प्रश्न यहां से ये बन गया कि भारत माता मंदिर की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी दोस्तों स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने। पांचवा प्रश्न यहां से बन गया कि भारत माता मंदिर की स्थापना सत्यमित्रानंद जी ने कब करी थी? ये करी थी दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 1983 के आसपास में। तो इतने प्रश्न देखिए, 5 से 6 प्रश्न हमने इससे संबंधित बना लिए हैं। तो भारत माता मंदिर की स्थापना किसने की? स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने करी थी। कब? 1983 के आसपास में। अब दोस्तों यहीं से हमारा एक और प्रश्न आता है कि शांति कुंज हरिद्वार, क्या शांति कुंज हरिद्वार की स्थापना किसने करी? ठीक है, शांति कुंज को ही क्या कहते हैं? शांति कुंज, या फिर हम इसी को कहते हैं क्या? गायत्री तीर्थ। क्या? गायत्री तीर्थ की स्थापना कब व किसने की? सबसे पहले तो ये कहाँ स्थित है? तो शांति कुंज और गायत्री तीर्थ ये भी दोस्तों हरिद्वार में ही स्थित है। इसकी स्थापना किसने करी? इसकी स्थापना करी थी दोस्तों किसने? पंडित श्रीराम शर्मा जी ने। और कब करी थी? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1971 में करी थी। तो देखिए एक ही प्रश्न से हमने 8 से 9 प्रश्न दोस्तों यहाँ पे बना लिए हैं। तो प्रश्न जरूरी नहीं है, प्रश्न के साथ में जो एक्सप्लेनेशन मिल रहा है वो ज्यादा जरूरी है। तो शांति कुंज गायत्री तीर्थ भी जिसे कहा जाता है, कहाँ स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। और इसकी स्थापना पंडित श्रीराम शर्मा जी ने करी थी। कब करी थी? 1971 में करी थी। तो आज के प्रश्न का आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी, पहले प्रश्न का। आप यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, काफी सरल प्रश्न है और 3 से 4 बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि कार्तिकेयपुर राजवंश की लिपि कौन सी है? सबसे पहले बात आती है दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश। दोनों राजवंश आप एक ही कहेंगे, क्योंकि कत्यूरियों को भी कार्तिकेयपुर राजवंश की ही एक शाखा के रूप में जाना जाता है। अब अगला पॉइंट ये आपका बनता है कि उत्तराखंड का सबसे पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? तो उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है दोस्तों? वो है कार्तिकेयपुर राजवंश या फिर कत्यूरी राजवंश। उत्तराखंड में प्रथम राजनैतिक एकता वाला वंश कौन सा है? वो भी है दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के इतिहास का स्वर्णिम काल किस राजवंश के काल को कहा जाता है? तो कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश के काल को ही उत्तराखंड के इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। अगला प्रश्न यहां से बनता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो बसंत देव या वासुदेव इसके क्या थे? संस्थापक थे। अगला प्रश्न ये बनता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहां स्थित थी? तो कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी स्थित दोस्तों कहां पे? कार्तिकेयपुर नामक स्थान में, जो कि कहां पड़ता है? चमोली जनपद के जोशीमठ में पड़ता है। उसके बाद आपका यह प्रश्न बनता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी बाद में कहां स्थानांतरित कर दी गई थी? तो बैजनाथ घाटी या फिर कत्यूरी घाटी, बैजनाथ बागेश्वर में जो स्थित है वहां पर कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। अब यहां से एक प्रश्न ये आता है कि किस राजा के द्वारा कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश की राजधानी को
कार्तिकेयपुर जोशीमठ से हटाकर बैजनाथ घाटी या कत्यूर घाटी बागेश्वर में स्थानांतरित किया गया था। तो इसमें दोस्तों नाम आते हैं 3 राजाओं के। एक आता है सुभिक्ष राजदेव या सुभिक्ष राजदेव के किसी वंशज द्वारा ये भेजा गया था। दूसरा नाम आता है यहाँ पे नरसिंह देव का, और तीसरा नाम आता है किसका, अशांति देव का। अलग अलग किताबों में आपका ये प्रश्न बनता है। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राजधानी परिवर्तन करने वाला कार्तिकेयपुर राजवंश का शासक या कत्यूरी शासक कौन था प्रथम, वो था दोस्तों कौन, सुभिक्ष राजदेव का कोई वंशज, जिसे हम नरसिंह देव या अशांति देव के रूप में भी जानते हैं। और यह फिर आपका ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अब यहीं से हमारा जो प्रश्न है वह बन जाता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश की लिपि कौन सी है। तो लिपि है दोस्तों कुटिला लिपि। और कार्तिकेयपुर राजवंश की अगर भाषा पूछेगा आपसे या राजभाषा पूछेगा कार्तिकेयपुर राजवंश की, तो वो थी दोस्तों कौन सी, संस्कृत। राजभाषा है संस्कृत और लिपि है दोस्तों कुटिला। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश के कुछ हमारे प्रमुख अभिलेख हैं, जैसे कि एक है दोस्तों क्या हमारा चंपावत का बालेश्वर अभिलेख। ठीक है, दूसरा है कंडारा अभिलेख जो कि ललित सूरदेव का है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश का कंडारा अभिलेख किसका है, ललित सूरदेव का है। जो बागेश्वर अभिलेख है कार्तिकेयपुर राजवंश का वो किसका है, त्रिभुवन राजदेव का है। ठीक है, पांडुकेश्वर अभिलेख जो है कार्तिकेयपुर राजवंश का, पांडुकेश्वर नामक स्थान कहां पड़ता है, चमोली जनपद में पड़ता है। ठीक है, तो पांडुकेश्वर नामक स्थान में भी संस्कृत भाषा का एक अभिलेख मिला है। और यह अभिलेख किसका है, पांडुकेश्वर से जो अभिलेख मिला है यह है दोस्तों ललित सूरदेव का। कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में हमसे सबसे ज्यादा जानकारी कहां से मिलती है, जागर और लोक गाथाओं से इसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। और कार्तिकेयपुर या हम कहें दोस्तों कि कत्यूरी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो E.T. एटकिंसन साहब ने किया था। अब देखिए कार्तिकेयपुर राजवंश का यहाँ पे पोस्टमार्टम हो गया दोस्तों। सभी चीजें हमने लगभग जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती थी वो कर लिए। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में बता दिया था, उसके शासन प्रशासन के बारे में। आज मैंने यहाँ पर आपको इससे संस्थापक के बारे में बता दिया। अगर आपसे पूछा जाता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम राजा कौन सा था, जो कि ग्रुप सी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो सुभिक्ष राजदेव कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम राजा माना जाता है। वैसे दोस्तों ये अंतिम राजा नहीं था, यह कार्तिकेयपुर राजवंश का जो तीसरा परिवार था, सालुडेतित्य वंश हम जिसे कहते हैं, उसका अंतिम राजा था। लेकिन आयोग ने भी इसी को आंसर माना है क्या, सुभिक्ष राजदेव को। लेकिन दोस्तों अगर यही प्रश्न आपको थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाएगा कि कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक कौन सा था, तो कत्यूरी राजवंश के अंतिम शासक में आपको ब्रह्मदेव का नाम को याद रखना है। किसको, ब्रह्मदेव को। कार्तिकेयपुर पूछेगा तो सुभिक्ष राजदेव। ये चीजें मैं आपको उत्तराखंड के इतिहास में डिटेल्स में बता चुका हूं, तो जल्दी जल्दी आप नोट कर लीजिएगा। और आपको मेरी स्पीड फास्ट लगती है ना, तो थोड़ा सा स्पीड कम कर लीजिएगा, यूट्यूब पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये जो वीडियोज है मेनली रिवीजन फैक्ट के बेस पे बनाई जा रही है। अगला प्रश्न यहीं से कार्तिकेयपुर से, चलो एक और बता देता हूं आपको कि नरसिंह देव मंदिर कहां स्थित है, जोशीमठ में स्थित है। उसकी स्थापना किसने करी थी, तो बसंत देव ने उसकी स्थापना करी थी। किसने, बसंत देव ने नरसिंह देव मंदिर जो कि जोशीमठ में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न यहां से बनता है दोस्तों कि कत्यूरी राजवंश का या कार्तिकेयपुर राजवंश का सबसे प्रतापी और सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन सा था, तो वो था दोस्तों कौन, ललित सूरदेव। कौन था, ललित सूरदेव। इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। तो देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा संस्कृत व लिपि कुटिला है। इनकी प्रारंभिक राजधानी कार्तिकेयपुर जोशीमठ चमोली में स्थित थी। बाद में इनकी दूसरी राजधानी बैजनाथ कत्यूरी घाटी में स्थानांतरित कर दी गई। किसने करी थी, सुभिक्ष राजदेव के किसी वंशज ने। इसमें नरसिंह देव और शांति देव का नाम हमें देखने को मिलता है अलग अलग किताबों के सोर्सेज के अकॉर्डिंग। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है कि अल्मोड़ा से नेपाल तक प्रत्येक हफ्ते डाक पहुंचाने के लिए डाक चौकियों की स्थापना किसने करी थी। देखिए दोस्तों ये गोरखा राजवंश का आपका प्रश्न है, और गोरखा राजवंश की मैंने स्पेशली एक सीरीज बनाई है दोस्तों, ओनली क्वेश्चन बेसिस वाली। तो वो सीरीज आप जरूर देख लें, उससे आपका पूरा गोरखा कंप्लीट हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है उस सीरीज में। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया है कि अल्मोड़ा से नेपाल तक प्रत्येक हफ्ते डाक पहुंचाने के लिए डाक चौकियों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है जोगामल शाह, रणजोर सिंह थापा, बमशाह चौतरिया या अमर सिंह थापा। तो किसने करी थी दोस्तों, बमशाह चौतरिया के द्वारा अल्मोड़ा से नेपाल तक प्रत्येक हफ्ते डाक पहुंचाने के लिए डाक चौकियों की स्थापना की गई थी। किसने, बमशाह चौतरिया। अब अगला प्रश्न ये आता है दोस्तों कि जोगामल्ल शाह कौन था। जोगामल्ल शाह कौन था दोस्तों, यह कुमाऊं का पहला सूबा था। कुमाऊं का पहला सूबा या सूबेदार कौन था, वो था जोगामल्ल शाह। अगला प्रश्न यहां से बनता है दोस्तों कि कुमाऊं पर पहला भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया था। तो कुमाऊं पर पहला भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया था, जोगामल्ल शाह के द्वारा ही कराया गया था। अब ये बात आती है कि गोरखों ने कुमाऊं पर आक्रमण कब किया था, 1790 में दोस्तों। हवलबाग का युद्ध होता है अल्मोड़ा के हवलबाग नामक स्थान पर, कोसी नदी के किनारे जो स्थित है। हवलबाग का युद्ध किसके किसके मध्य में होता है, गोरखाओं के मध्य में और चंद राजवंश के अंतिम राजा महेंद्र चंद के मध्य में, जिसमें महेंद्र चंद की हार हो जाती है और 1790 में गोरखों का शासन हो जाता है। कहां पे, कुमाऊं में। ठीक है, ये प्रश्न आपको याद रखना है। 1790 में गोरखे कुमाऊं जीत जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले उत्तराखंड पर गोरखों का आक्रमण कब होता है, 1790 में होता है। यहीं आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि गोरखों के द्वारा गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया गया, तो गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था 1791 में, जिसमें क्या होती है, लंगूरगढ़ की संधि होती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न यहां से भी बनता है कि गोरखों के द्वारा गढ़वाल पर सफल आक्रमण कब किया गया था, तो सफल आक्रमण किया गया था दोस्तों कब, 1803 में। 1804 में क्या होता है, खुलबुड़ा का युद्ध होता है। 14 मई 1804 खुलबुड़ा का युद्ध गोरखाओं के मध्य में और प्रद्युम्न शाह के मध्य में, जिसमें प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है और गोरखों का गढ़वाल पर भी शासन अधिपत्य हो जाता है।
गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब से कब तक शासन किया था? 1790 से लेकर 1815 तक, लगभग 25 सालों तक गोरखाओं ने कुमाऊं पर शासन किया था। गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब से कब तक शासन किया? तो 1804, 14 मई 1804 से लेकर 1815 तक, करीब 11 वर्ष या 10.5 वर्ष गोरखाओं ने गढ़वाल पर शासन किया था। गोरखों के शासन को उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो गोरखियाणी नाम से जाना जाता है, जो कि एक अत्याचारी शासक के शासन के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, गोरखाओं के रूप में भी हमने काफी इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में यहां पर हमने बात कर ली है। अब यहीं पर एक और ऑप्शन आप देख रहे हैं, रणजोर सिंह थापा। रणजोर सिंह थापा को मौलाराम के द्वारा दानवीर करने की उपाधि दी गई थी। यह प्रश्न यूकेपीएससी में पूछा जा चुका है दोस्तों कि मौलाराम ने दानवीर करने की उपाधि किस गोरखा शासक को दी थी? तो रणजोर सिंह थापा को दी थी। तो देखिए, काफी सारे फैक्ट हमने यहाँ पे बात कर ली है इसके बारे में। अगला प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड के इतिहास में किस घटना को इकावनी बावनी के नाम से जाना जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो अकाल था, इकावनी बावनी एक अकाल के नाम से था। यह घटना कब हुई थी? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इकावनी बावनी अकाल का यहाँ पे संबंध है दोस्तों ना, क्या? संवत 1851 और 1852 से। संवत 1851 और 1852 में यह घटना हुई थी, इस कारण इसे इक्यावनी बावनी अकाल के नाम से जाना जाता है। अब ये इक्यावनी बावनी अकाल कब हुआ था, यह प्रश्न पूछा गया है। तो ये हुआ था दोस्तों 1794 से 1795 के बीच में। देखिए दोस्तों, जो आपका विक्रम संवत है वो आप लोगों को बताइए क्या होता है कि 57 वर्ष आगे चलता है। 57 वर्ष आगे चलता है, तो अगर आप इसमें 57 जोड़ देंगे तो आपको बताइए 1851 या 1852 के आसपास में आपका डाटा आता है। इसी कारण दोस्तों इक्यावनी बावनी अकाल के नाम से जो घटना हुई है, क्या कौन सी घटना है दोस्तों? अकाल पड़ा था कहां पे? गढ़वाल में। इस टाइम पे गढ़वाल का राजा कौन था जब इक्यावनी बावनी की घटना हुई, या जब ये अकाल पड़ा था गढ़वाल में? सबसे खतरनाक इस टाइम पे राजा कौन था? प्रद्युम्न शाह गढ़वाल का राजा था दोस्तों। कौन? प्रद्युम्न शाह, ठीक है, जिसे उत्तराखंड का अंतिम राजा भी कहा जाता है। परमार राजवंश का 54वां राजा प्रद्युम्न शाही था। खुरबुड़ा के युद्ध में जो 14 मई 1804 को हरा था, प्रद्युम्न शाही था। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह जहां शासन किया था उसने, वो कौन था? प्रद्युम्न शाही था, ठीक है। तो 1794-95 में यह अकाल की घटना हुई थी, जिसे इक्यावनी बावनी अकाल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस अकाल का वर्णन किस अंग्रेजी यात्री ने किया था? तो कैप्टन हार्डविक ने इस अकाल का भी वर्णन किया था, ठीक है। इतने पॉइंट आप लोग को यहाँ पे डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। इस टाइम पे जब इक्यावनी बावनी अकाल पड़ा तो कुमाऊं पर किसका शासन था? तो यहाँ पे गोरखाओं का शासन था, ठीक है। गढ़वाल में प्रद्युम्न शाह का शासन था। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं कि उत्तराखंड के इतिहास में किस घटना को इक्यावनी बावनी के नाम से जाना जाता है? तो 1794-95 में जो अकाल पड़ा था उसी को इक्यावनी बावनी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये संवत 1851 और 1852 में पड़ा था। अगर आप इसमें 57 जोड़ देते हैं सन में, तो आपका ये संवत निकल जाता है। तो आप इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते थे। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट कर लेने हैं। एक्सप्लेनेशन आपको देखना है तो ये दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है 5वां कि कुमाऊं का पहला सत्याग्रही किसे चुना गया था? या हम कह सकते हैं कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह या प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था कुमाऊं का? वो थे दोस्तों कौन? विद्याधर वैष्णव जी। ये कौन थे? कुमाऊं के पहले सत्याग्रही थे, या कुमाऊं के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? ये थे विद्याधर वैष्णव, जिन्हें चुना गया था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो प्रश्न आपसे बनते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा किया गया था। कहां से किया गया था? हल्द्वानी नैनीताल जनपद से किया गया था। किया किसके द्वारा गया था पूछाएगा, तो कौन? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा। अगर पूछा जाएगा कि कुमाऊं का पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन सा था, या कुमाऊं के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन से थे, वो थे दोस्तों कौन? पंडित विद्याधर वैष्णव जी। और कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब से हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 6 दिसंबर 1940 से। 6 दिसंबर 1940 से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न यहीं से आपका ये बनता है कि गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब से हुई थी? तो गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 28 दिसंबर 1940 से। 28 दिसंबर 1940 से। और गढ़वाल में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में किसे जाना जाता है? तो जगमोहन सिंह नेगी जी को और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को गढ़वाल के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में जाना जाता है। मेनली इसमें जगमोहन सिंह नेगी जी का नाम आता है। इतने पॉइंट आपके क्लियर अब हो गए होंगे। तो कुमाऊं का पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही किसे चुना गया था? पंडित विद्याधर वैष्णव को। दिसंबर 1940 से यह सत्याग्रह शुरू हुआ था। आप यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा हल्द्वानी से किया गया था, और गढ़वाल का प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जगमोहन सिंह नेगी और अनुसुईया बिष्ट को चुना गया था। अगला हमारा छठा प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि मढ़ का मतलब निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मढ़ का सूर्य मंदिर डीडी हाट पिथौरागढ़ में, ये कुलसाड़ी या कुलसारी का सूर्य मंदिर चमोली, खेती खान का सूर्य मंदिर लोहाघाट चंपावत जनपद में, मंझियाली का सूर्य मंदिर पौड़ी गढ़वाल में, या पलेठी का सूर्य मंदिर हिंडोला खाल टिहरी में। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। देखिए, मढ़ का सूर्य मंदिर डीडी हाट पिथौरागढ़ में, ये तो बिल्कुल सत्य है।
कुलसाड़ी का सूर्य मंदिर चमोली में है, कुलसाड़ी का चमोली में, बिल्कुल सही है। खेती खान का सूर्य मंदिर लोहाघाट में, बिल्कुल सही है। पलेठी का सूर्य मंदिर दोस्तों कहाँ पे है? हिंडोला खाल टिहरी में है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी आपका सुमेलित नहीं है, मंजियाली का सूर्य मंदिर। ये दोस्तों पौड़ी में स्थित नहीं है। तो ये कहाँ स्थित है? मंजियाली का सूर्य मंदिर दोस्तों नौगांव उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ पे? नौगांव उत्तरकाशी जनपद में स्थित है मंजियाली का सूर्य मंदिर। ये कहाँ है? पौड़ी में स्थित नहीं है। तो कौन सा कथन निश्चित है? मंजियाली का सूर्य मंदिर। आप देखिए दोस्तों यहीं से ये जो पलेठी का सूर्य मंदिर है ना, ये 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे पहली बार एग्जाम में पूछा गया था कि पलेठी का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो टिहरी में स्थित है। दूसरी बार जब ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया तो एग्जामिनर ने सबके सिट्टी बिट्टी गुल कर दी। उसने प्रश्न पूछ दिया कि पलेठी का सूर्य मंदिर कौन से विकास खंड में स्थित है, और आंसर था क्या? देवप्रयाग विकास खंड। कौन सा? देवप्रयाग विकास खंड। याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो मंजियाली का सूर्य मंदिर नौगांव उत्तरकाशी में स्थित है। अगला है 7वां प्रश्न कि फॉरेंस ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया था? तो फॉरेंस ग्रीवेंस कमेटी काफी महत्वपूर्ण है। पी विजडम इस कमेटी के अध्यक्ष थे, या फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? वो थे पी विजडम जी। और इसका गठन कब किया गया था? 13 अप्रैल 1921 को फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है। और फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 28 अक्टूबर 1921 को। 2 प्रश्न है दोस्तों, कमेटी का गठन कब किया गया था? 13 अप्रैल 1921 को। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? पी विजडम के अध्यक्षता में। या अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किसने किया था? पी विजडम ने किया था। कब? 28 अक्टूबर 1921 को। और इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 28 अक्टूबर 1921 को सौंपी थी, ठीक है। इसी के बाद दोस्तों फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की सिफारिश पर ही एक समिति का गठन होता है, जिसे हम कहते हैं क्या? वन समिति। वन समिति। और इसका गठन कब होता है? 1925 में दोस्तों। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की सिफारिश पर ही वन समिति का गठन होता है 1925 में। अगला और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यहां से एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य में वन पंचायत का गठन कब किया गया? तो 1931 में उत्तराखंड राज्य में वन पंचायतों का गठन होता है। कब? 1931 में। तो 3 देखिए 4 से 5 प्रश्न बन गए। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन 13 अप्रैल 1921 किसने किया? पी विजडम ने किया। इसने अपनी पहली रिपोर्ट कब सौंपी? 28 अक्टूबर 1921 को। अगला प्रश्न कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की सिफारिश पर वन समिति का गठन कब किया गया? 1925 में। और अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि उत्तराखंड राज्य में वन पंचायतों का गठन कब किया गया? 1931 में किया गया था। तो देखिए काफी सारी चीजें हम डिटेल में बात कर ले रहे हैं। अगला 8वां और काफी सरल प्रश्न है दोस्तों कि मोचक किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सबसे पहले तो क्या है कि मोचक क्या है? तो मोचक एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? एक सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र यानी कि जिसको फूक फूक के बजाया जाता है। फू 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 देख, जैसे आपने अलगोजा, अलगोजा क्या होता है? मुरली, ठीक है। मुरली को अलगोजा कहते हैं। नागफनी एक होता है हमारा भौंकर, भौं 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 बोलता है जो, ठीक है, भौंकर, ठीक है। एक होता है दोस्तों मसकबीन, मसकबीन भी क्या है? हमारा सुशिर वाद्य यंत्र है। भौंकर वाद्य सुशिर वाद्य यंत्र है। और अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है जो हमारा, जो हम बजाते हैं। मुरली सुशिर वाद्य यंत्र है। एक दोस्तों क्या होता है? नागफनी। तो नागफनी भी क्या है? एक सुशिर वाद्य यंत्र है। याद रखिएगा नागफनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है पूछेगा, तो नागफनी सुशिर वाद्य यंत्र है। इसी के साथ में क्या? रणसिंहा, आपने सुना होगा रणसिंह बाजो तुमरी बाजी, वो गाने आने भी बनते हैं, ठीक है। तुरही, रणसिंहा और तुरही ये भी क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र है। देखिए अलगोजा, नागफनी, भौंकर, मसकबीन, रणसिंगा, तुरही आदि क्या है? ये सुशिर वाद्य यंत्र है जिनको फूंक कर बजाया जाता है। अगला और 9वां काफी सरल प्रश्न दोस्तों कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण चमोली को कब बनाया गया था? सबसे पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ स्थित है? गैरसैंण चमोली में स्थित है। उत्तराखंड की दोस्तों स्थायी राजधानी अभी तक नहीं बनी है, अस्थायी राजधानी है देहरादून में, और ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पे है? गैरसैंण चमोली में स्थित है। इसी के साथ में कब घोषित किया गया था ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण चमोली को? ये किया गया था दोस्तों कब? 4 मार्च 2020 को। और अगर आपको ग्रीष्मकालीन राजधानी वाले फैक्टर को ज्यादा अच्छी तरह समझना है तो आप करंट अफेयर वाली वीडियो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से, वहां पर आपको मिल जाएगा। और इससे पहले भी मैं आपको ये पॉइंट बता चुका हूं, इसलिए यहां पर मैं इस चीज को आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अगला हमारा 10वां और आज का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद आपका होमवर्क का क्वेश्चन आएगा कि निम्न जल विद्युत परियोजनाओं में से जिलों में से कौन सी नहीं सुमेलित है? कौन सी जल विद्युत परियोजना सुमेलित नहीं है? ठीक है। चीला परियोजना पौड़ी गढ़वाल, खटीमा परियोजना उधमसिंह नगर, ढालीपुर परियोजना उत्तरकाशी, या फिर पथरी परियोजना हरिद्वार। तो पूछा गया प्रश्न कि कौन सी परियोजना इसमें से सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ढालीपुर परियोजना उत्तरकाशी ये सुमेलित नहीं है। तो अब ये प्रश्न बनता है कि ढालीपुर परियोजना कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों देहरादून में। देहरादून में स्थित है ढालीपुर परियोजना। कौन सी नदी पर बनाई गई है ढालीपुर परियोजना? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यमुना नदी पर। कौन सी नदी पर? यमुना नदी पर। चीला परियोजना कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है, बिल्कुल पौड़ी गढ़वाल में ही स्थित है चीला परियोजना। कौन सी नदी पर बनाई गई है? गंगा नदी पर स्थित है चीला परियोजना। खटीमा परियोजना कहाँ स्थित है? उधमसिंह नगर जनपद में स्थित है, या इसे लोहियाहेड़ परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी पर बनाई गई है? शारदा नदी पर बनाई गई है। पथरी परियोजना कहाँ है? हरिद्वार में ही स्थित है, बिल्कुल सही है। कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो ऊपरी गंगा नहर पर इसे बनाया गया है पथरी परियोजना
को। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ढालीपुर परियोजना उत्तरकाशी में नहीं है, कहाँ पे है? देहरादून में है। और जल विद्युत परियोजनाओं के ऊपर भी मैं डिटेल्स में वीडियो बना चुका हूँ। तो आंसर हो जाएगा इसका ढालीपुर परियोजना, जो कि उत्तरकाशी में ना होके कहाँ पर है दोस्तों? ढालीपुर परियोजना एग्जाम में भी पहले पूछा जा चुका है। तो ये स्थित है दोस्तों कहाँ पे? देहरादून में, ठीक है। एक ढालीपुर की तरह ये ढकरानी परियोजना भी है दोस्तों। ढकरानी परियोजना कहाँ स्थित है? ये भी देहरादून में ही स्थित है। और कौन सी नदी पर है? ये भी दोस्तों यमुना नदी पर ही स्थित है, ठीक है। छिब्रो परियोजना ये भी देहरादून की है, जो कि टॉस नदी पर बनाई गई है। इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अगला दोस्तों आप लोगों का होमवर्क का आज का क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट भगवानपुर हरिद्वार में कब स्थापित किया गया था? सबसे पहला प्रश्न तो यहां से ये बनता है, जिसका आंसर मैंने दे दिया कि राज्य का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट कहां पर लगाया गया है। तो ये लगाया गया दोस्तों कहां पे? भगवानपुर हरिद्वार में। अब प्रश्न पूछा गया है कि राज्य का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट भगवानपुर हरिद्वार में कब स्थापित किया गया था? 20 अप्रैल 2016, 21 अप्रैल 2017, 23 अप्रैल 2018 या फिर 30 दिसंबर 2020? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर देना है। और अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, कमेंट जरूर करें और इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। अगर व्यूज अच्छे आएंगे तभी ये सीरीज कंटिन्यू रह पाएंगे। देखिए दोस्तों 30 पार्ट, लगभग 29 पार्ट हमने डिस्कस अप कर लिया है। और 29 पार्टों में आज की वीडियो ना, भले ही हमने 11 प्रश्न किए हैं, लेकिन आप लोग भी सच्चे दिल से जानते हैं कि हमने 50 से ज्यादा प्रश्न डिस्कस अप कर लिया है एक बहुत कम समय में। तो अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखना चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को हमारे अपने अन्य दोस्तों तक भी पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ें और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें। और ये जो सीरीज है ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है, भले ही वो किसी भी स्टैंडर्ड का एग्जाम हो, उत्तराखंड की कोई भी परीक्षा हो जहां पर उत्तराखंड पूछी जाती रही है। अगर दोस्तों आप लोगों की सीरीज में सपोर्ट सही रहा तो आने वाले टाइम पे हम हिंदी की सीरीज भी शुरू करेंगे। और अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहा तो हिंदी की सीरीज में इसीलिए शुरू नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग उतने इंटरेस्टेड नहीं है वीडियोस देखने में, तो खाली मेहनत करके कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो जल्दी ही आपकी हिंदी की सीरीज भी शुरू हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू।